हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज की बायोलॉजी की हमारी फर्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपके साथ इंट्रो किया था और आपको ये भी बताया था कि बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और उस क्लास में मैंने आपको आपका पूरा जो सब सिलेबस था उसको मैंने आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, उनके यूनिट के डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग आपको पूरा डिस्क्राइब किया था। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जीव जगत। जीव जगत यानी पूरे इस पृथ्वी पर जीवों के लिए जो एनवायरनमेंट है वो जीव जगत का है। ठीक है, अब जीव जगत को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जीव किसे कहते हैं। ये बचपन से आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो कि जीव किसको कहते हैं। वो वस्तु या वो व्यक्ति जो जीवित अवस्था में है। अब आपको ये तो शुरू से पता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग यानी सजीव और निर्जीव में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो जो जीव भाई वृद्धि करते हैं, भोजन करते हैं, जिनको भोजन से ऊर्जा मिलती है, मूव करते हैं, या जिनके अंदर सारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है यानी जनन करते हैं, भोजन का पाचन भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं, सांस भी लेते हैं, ठीक है, या जिनके अंदर मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी जीवों को जीवित जीव कहा जाता है। या जीव या वे जीव जो इस प्रकृति में जीवित अवस्था में रहते हैं और निरंतर वृद्धि भी करते रहते हैं और शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संचालन भी उनके अंतर्गत होता है, वो है जीव। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी पढ़ने का एक बहुत अच्छा फायदा भी है कि शुरू से ही हम बचपन से जिन चीजों को देखते आते हैं उन सब चीजों के लिए हमारे मन में जिज्ञासा होती है। हमारे आसपास होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में जानने की और उनको देखने की हमारी बहुत जिज्ञासा होती है। वो सब आपको यही मिल सकता है इसी क्लास में या बायोलॉजी की क्लास में, ये मान सकते हो, क्योंकि जब तक आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए जीव के बारे में मैंने आपको बताया कि जो चलते फिरते हैं, घूमते हैं, जनन करते हैं, जिनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत होती हैं, जीव के अंतर्गत। अब इन सभी जीवों को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो प्रकृति में एक छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर के एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव से लेकर के एक विशालकाय जीव तक इस पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है ना, एक सूक्ष्म जीव जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप कहोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते तो उनकी एक्टिविटीज को हम कैसे पता कर सकते हैं। बिल्कुल पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उन सूक्ष्म जीवों की पूरी लाइफ स्टडी और उनकी पूरी क्रियाओं को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय जीव तक जितने भी जीव जंतु वो सब जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने स्टार्टिंग में जब जीव विज्ञान की खोज करी, तो जीव विज्ञान को जब जानने की वैज्ञानिकों ने कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं और एक दो नहीं है बल्कि हजारों लाखों की संख्या में कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, और कई ऐसे जीव हैं हजारों की संख्या में जिनको तो हम देख भी नहीं सकते अपने नेकेड आई से, जिनको हमें देखने के लिए विशेष सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। उसकी सहायता से ही हम इनको देख सकते हैं। उनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो कंडीशन बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे। ठीक है, अच्छा, जब वैज्ञानिकों ने इन जंतुओं के बारे में स्टडी स्टार्ट करी तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई। चुनौती किस लिए कि एक दो जीव तो है नहीं, अरबों की संख्या में इस प्रकृति में जीव जंतु है, तो हम इनको कैसे स्टडी करें। अब इनकी स्टडी को सरल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इन जीव जंतुओं के बारे में कुछ नई चीजें डिस्क्राइब करी। जैसे उन्होंने देखा कि इस प्रकृति पर जितने भी जीव जंतु हैं, अगर हम उनको श्रेणियों में बांट दें तो हमारे लिए उनका अध्ययन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अपनी स्टडी को इजी करने के लिए या उन चीजों को इजी गोइंग समझने के लिए उन्होंने क्या किया, इन सूक्ष्म जीवों को छोटे छोटे वर्गों में और समूहों में विभाजित करने की कोशिश करी। समूहों में जब इनका विभाजन उन्होंने किया तो समूहों में विभाजित करते वक्त भी उन्होंने ये देखा। अब आपको मैं एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि जैसे कि किसी भी चीज का हमको डिस्क्रिप्शन करना है,
डिस्क्रिप्शन, यानी उसके बारे में विस्तार जानकारी लेनी है तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में बांट देते हैं। अभी चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको नोट दे दिए बहुत सारे, है ना, अब उसमें 10 का भी है, 5 का भी है, 100 का भी है, 500 का भी है, 2000 का भी है। तो आप उनको कैसे मतलब उनको काउंट करने को कह दिया, समेटने के लिए कह दिया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगी कि मैं एक तरह के नोटों को एक साइड में रखता जाऊँ, 2000 के एक तरफ, 500 के एक तरफ, 100 के एक तरफ, फिर जो 50 का है वो, फिर 20 का, फिर 10 का, फिर 5 का, और इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक बिल्कुल इसी तरह जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी कुछ ऐसे ही तरकीब निकाली, और तरकीब निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, इन जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में विभाजित कर दिया। अब अलग अलग समूहों में जब विभाजित किया तो उन्होंने वर्गीकरण का एक क्रम अपनाया। वर्गीकरण का, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इनको किस आधार पे बांटे। सबसे पहले भाई आधार तो मानना पड़ेगा, कुछ ऐसे जंतु हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल हवा में उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हवा में, उनके पंख होते हुए भी हवा में नहीं उड़ सकते। अब इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वैज्ञानिक और भी डीपली चलते चले गए। तब उन्होंने देखा कि भाई इस तरीके से इन जंतुओं का अध्ययन करना आसान नहीं होगा, हमें इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और इनके वर्गीकरण के लिए इनको हमें डिस्क्राइब करने के लिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हम इनकी स्टडी इजी गोइंग कर सकें। इनकी स्टडी को इजी गोइंग करने के लिए उन्होंने एक वर्गीकरण का क्रम स्टार्ट किया। वर्गीकरण का जब एक क्रम स्टार्ट किया तो उस क्रम में उन्होंने देखा कि जंतुओं के लिए एक पर्टिकुलर नाम होना भी जरूरी है। अब पर्टिकुलर नाम कैसे है, जैसे एक अलग अलग, आपने देखा होगा अलग अलग देश, या देश की बात छोड़ दो, अपने इंडिया में देख लेते हैं हम। इंडिया में हमारे जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, उन सबको जब हम देखते हैं तो आप अलग स्टेट में किसी में चले जाओ, अदर स्टेट में, तो आपको उनके एक अलग अलग नाम पता चलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको। आपने कैरी खाई है ना, कच्ची कैरी जिसको हम कहते हैं। अब कच्ची कैरी, आम, हम उसको आम भी कह सकते हैं, कच्चा आम भी कह सकते हैं, क्योंकि कच्ची कैरी पकने के बाद आम में फल में हो जाती है कन्वर्ट। उस कच्ची कैरी के अलग अलग नाम है, कहीं उसको अमिया कहते हैं, कहीं केरी कहते हैं, कहीं कच्चा आम कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं उसको। अब है तो वो आम ही ना, आम का ही रूप है। अब आम को भी अलग अलग देखें तो आम बहुत सारे तरह के होते हैं, कितनी सारी वैरायटियां होती हैं आम की, दो चार तो आपने भी खाई होंगी, टेस्ट भी की होंगी। दशहरी सबसे टेस्टी आम होता है, स्वाद में मीठा, देखो नाम लेते ही सबके मुंह में शायद पानी भी आ गया होगा, है ना। अच्छा, उसके अलावा तोतापुरी है, सफेदा है, लंगड़ा है, हापुस है, कितनी वैरायटियां हैं, लेकिन क्या है, सब आम। आ गई ना बात समझ में कि हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करें तो उसको एक पर्टिकुलर नाम से जाने, तो उस पर्टिकुलर नाम को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च स्टार्ट करी और उनके लिए एक नाम दिया, और उस नाम को उन्होंने एक नाम दे करके उसको एक पर्टिकुलर नाम से उसकी द्विनाम पद्धति के आधार पर उसको वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, कैरोलस लीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विनाम पद्धति आरंभ की। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी, इसका श्रेय उनको जाता है। और द्विनाम पद्धति में उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम उसको जीव को और पादपों को उन्होंने दिया कि पूरे विश्व में उनको इसी के नाम से जाना जाएगा। अब आप और हम दोनों, हम लोगों का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम सबको पता होगा मेरे हिसाब से, आप शायद शब्द जानते हो। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियन। आपने शायद पहले सुना भी हुआ हो, कहीं जीके वगैरह में पूछा हो, या क्लास में आपके साइंस के टीचर ने आपको कभी बताया हो। ठीक है, होमो सैपियन एक ऐसा नाम है कि जिसको मनुष्य को एक पर्टिकुलर नाम से पूरे देश में या विश्व में जाना जाता है। ठीक है, ऐसे आम, अभी हम आम के स्वाद की बात कर रहे थे ना, वही आम जो उसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आई थिंक मेरे हिसाब से आपने सुना भी हो कहीं, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब इंडिका नाम सुनते हैं, इंडिका गाड़ी ध्यान में आ गई होगी आपको सबको। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है।
आप इसको सब जगह इसी नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है द्विनाम पद्धति, इसमें जो एक नाम होता है ये मैंजीफेरा, इसमें ये दो नाम, इसको द्विनाम पद्धति क्यों कहा गया ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। इसमें दो नाम है, एक नाम है मैंजीफेरा, दूसरा है इंडिका। ऐसे ही मनुष्य का जो नाम है वैज्ञानिक नाम, उसको हम कहते हैं होमो सेपियन, होमो सेपियंस, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम। इसमें मैंजीफेरा, इसमें होमो, ये जो दोनों आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये है इनके वंश, और ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है इंडिका और सेपियंस, ये है इनकी जाति। ये इनके वंश को बताते हैं और ये इनकी जाति, एक पर्टिकुलर जाति। मैंने अभी बताया था आपको आम, ठीक है, आम देसी भी है, दशहरी भी है, लंगड़ा भी है, तोतापुरी भी है, हापुस भी है। तो जो अलग अलग नाम है ये तो क्या है आम, मैंजीफेरा आम, और इंडिका क्या है उसकी प्रजाति, यानी अलग जाति है उसकी। ऐसे ही मनुष्य, होमो एक इसका वंश है और सेपियंस इसकी जाति है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, और शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। मधुमक्खी आपने पढ़ी थी, मधुमक्खी पालन आपके सिलेबस में था और आपने पढ़ा भी था। उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी कि मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है, वो जनरली जो वैज्ञानिक नाम है उसका है एपिस इंडिका, ठीक है, एपिस इंडिका, ठीक है। इसमें जो एपिस नाम है ये क्या नाम है इसका, ये इसका वंश का नाम है, और इंडिका जो है इसकी जाति है। अब मैं आपको बताऊं, मधुमक्खी की 4 प्रजातियां होती हैं, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी और एपिस डोरसेटा, डोरसेटा, ठीक है। अब इस तरीके से ये कितनी हो गई, 4 हो गई, कितनी हो गई, 4 प्रजातियां हो गई हमारे पास, एक ये इंडिका, एक मेलिफेरा, फ्लोरी और, लेकिन ये सब एक ही वंश की है। अब आ गया समझ में, ये एक ही वंश की है, इंडिका, मेलिफेरा, फ्लोरी और ये डोरसेटा, ये सब एक ही है, लेकिन वंश क्या है इनका सबका एक ही है। अब आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में। तो यहाँ जो दूसरा नाम है वो जो कहलाता है उसकी जाति का और ये उसके वंश का, और इन दोनों को मिलाकर के इनकी बनती है द्विनाम पद्धति, जिसको कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित किया था। अब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी द्विनाम पद्धति जब स्टार्ट हुई, जब इनके नाम रखने स्टार्ट हुए, तो इनके लिए इंटरनेशनल जो जितने भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक संस्था तैयार करी, और उस संस्था के माध्यम से उन्होंने प्रत्येक पौधे का, प्रत्येक जो जीव है उसका एक द्विनाम के आधार पर, एक द्विनाम पद्धति के आधार पर एक नामकरण किया, और उस नामकरण पद्धति के आधार पर उन्होंने 2 चीजें बनाई। एक तो थी ICZN और एक थी ICBN, ठीक है। ICZN जंतु के लिए और ICBN क्या है, पालतू के लिए। अब मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है ICZN का, मैं पहले इसका ही लिख देती हूँ। इसका है नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये ICZN। अब हम ICBN का देखते हैं, ICZN, ठीक है। अब ICBN का देखो, ICBN में वही चीज रहेगी, बस केवल जो जूलॉजिकल की जगह यहाँ पर बॉटनिकल नहीं आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये दोनों जो उन्होंने प्रोसेस अपनाई, इन दोनों के अंतर्गत उन्होंने, इसके अंतर्गत उन सभी जंतुओं का नामकरण किया गया जो पृथ्वी पर मौजूद है द्विनाम पद्धति के आधार पर। इसके आधार पर उन्होंने सभी पेड़ पौधों को वर्गीकृत किया और इस आधार पर इनके जंतुओं के नामकरण किए गए, और ये किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी जंतु का जब द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग जब नामकरण किया जाता है तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो होता है इसका
जिसको हम कहते हैं स्पीशीज, यानी जाति, स्पीशीज, ठीक है, यानी उसकी जाति। मैंने बताया ना आपको, जैसे ये इंडिका, मेलिफेरा, फ्लोरी, डॉर्सेटा, ये क्या है, इसकी प्रजातियां हैं, ठीक है। अब कई सारी प्रजातियां या कई सारी जातियां मिलकर एक वंश का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी स्पीशीज को एक साथ मिला दो, जैसे आम की मैंने इतनी सारी स्पीशीज आपको बताई, तो उसका एक ही वंश आ जाएगा, ठीक है, वंश, जिसको हम क्या कहते हैं, जीनस, जीनस, ठीक है। अब इसको यहां पर जीनस और फिर तीसरा, कई सारे वंश मिलकर के एक ही कुल को बनाते हैं। अब एक ही कुल के अंतर्गत आ गए, कैसे? अब जनरली तौर पर वंश के बाद हम जब कुल को देखते हैं, कुल का मतलब होता है फैमिली, ठीक है, यानी एक ही कुल के अंतर्गत। अब आप देखो, कुत्ता, बिल्ली, आपने देखे होंगे जानवर, कुत्ता और बिल्ली, जनरली तौर पर बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं ना, आपने बहुत सारी कहावतें वगैरह सब सुनी होगी, तो उनमें आपने देखा होगा कि बिल्ली को शेर की मौसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्ली भले ही देखने में छोटी है, लेकिन उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर टाइगर के जैसा होता है। उसका फेस, उसके बॉडी पर जो लाइनिंग होती है वो, उसके चलने का स्टाइल, उसके पंजे, सब कुछ, बस आकार और उसका कलर जो होता है वो क्या है, अलग है। इसीलिए उसको एक ही कुल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और जो कुल है वो उस कुल का नाम है पैलिडी कुल, ठीक है, यानी बिल्ली पैलिडी कुल के। ऐसे ही कुत्ते को कैनेडी कुल के अंतर्गत रखा गया। अब कैनेडी कुत्ते, जैसे देखो यूं कहते हैं कि बघेड़ा जो होता है, सियार जो होता है और जो लोमड़ी होती है, ये सब क्या है, एक जैसे दिखते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर इनका देखने में, इसीलिए इनको एक ही कुल के अंतर्गत रखा गया और वो नाम है कैनेडी कुल के अंतर्गत, ठीक है। यहां तक आपने बात समझ में। अब कई सारे कुल मिलकर के एक गण बनाते हैं, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है गण, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर यानी कई सारे कुलों को हम एक ही गण के अंतर्गत रख देते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली अलग अलग कुल हो गए, लेकिन ये सब कैसे जंतु हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस जानते हो ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सुने हैं आपने। हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, तीन तरह के जंतु होते हैं। हार्बीवोरस वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधों को या ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरों का शिकार करके जानवरों को मार के खाते हैं, ठीक है, जिनको हम शाकाहारी जंतु भी कहते हैं। तीसरे होते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं और दूसरे जानवरों को मार के भी खा लेते हैं, उनको हम ओमनिवोरस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गण, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, इसके अंतर्गत कई सारे कुल के जंतु इसके अंतर्गत आ जाते हैं उनके लक्षणों के आधार पर। अब गण, अब कई सारे गण मिलकर के एक ही वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लास, ठीक है। अब क्लास के अंतर्गत आ गए। अब क्लास में कैसे आ गए, जनरली तौर पर एक ही वर्ग, और वर्ग कौन सा है, जैसे हमने लिख दिया मैमेलिया, ठीक है, मैमेलिया कहते हैं स्तनधारी को, स्तनधारी, स्तनधारी। अब इसके अंतर्गत जितने भी जो जंतु हैं कार्निवोरा संघ के, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जंतुओं को दूध पिलाते हैं, है ना, या जरायुज होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, एक ही वर्ग के अंतर्गत, यानी एक ही क्लास, जिसको हम कहते हैं स्तनधारी। अब स्तनधारी के बाद जो छठा पॉइंट, वर्ग के बाद जो आ जाता है वो आ जाता है संघ। संघ यानी फाइलम, फाइलम। अब एक फाइलम के अंतर्गत कई सारे वर्ग के जीव जंतुओं को रखा गया है। शायद 9th क्लास में आपने वर्गीकरण पढ़ा था पेड़ पौधों का और जंतुओं का, नहीं ये थोड़ा सा ध्यान, तो मैं आपको ध्यान दिला दूं। आपने जब जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें आपने कई सारे वर्ग पढ़े थे, फाइलम पढ़े थे, पॉलीपेरा, सीवेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, ये सब क्या है, फाइलम। और एक ही फाइलम के अंतर्गत बहुत सारे जो वर्ग है उसके जंतुओं को रखा जाता है। जैसे मैं एक फाइलम बता देती हूँ आपको, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को रखा गया है। तितली, मक्खी, मच्छर, टिड्डा, प्रॉन मछली,
ये सब एक ही फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। यानी कई सारे वर्ग के जंतु हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। अब कई सारे फाइलम मिलकर के एक समूह बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, सातवां जो पॉइंट है, और वो है जगत, जिसको हम कहते हैं किंगडम। ठीक है। अब किंगडम में जगत में क्या आ गया? पादप जगत या जंतु जगत। यदि पेड़ पौधा है तो जंतु जगत में आ जाएगा, और अगर जंतु है तो वो जंतु जगत में आ जाएगा। भाई पादप जगत में पेड़ पौधे और जंतु जगत में जीव जंतु आ जाएंगे। और इस प्रकार से हमारा वर्गीकरण का एक क्रम तैयार हो गया, जिस क्रम की सबसे छोटी इकाई स्पीशीज और फिर सबसे बड़ी यहाँ पर आएगी जगत। ठीक है। और इस प्रकार से जीव जंतुओं को वर्गीकृत करके वैज्ञानिकों ने एक नामकरण पद्धति स्टार्ट की, और उसको कहते हैं वर्गीकी संवर्ग। ठीक है। इस वर्गीकी संवर्ग के आधार पर जंतुओं का द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग नाम रखा गया, और उनके नाम के अकॉर्डिंग ही जो है आपका जो द्विनाम पद्धति का जो वर्गीकरण का जो संवर्ग है वो तैयार किया गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आपके जो सिलेबस है इस फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा मटेरियल आपके लिए स्टडी का नहीं है, केवल आपके लिए ये वर्गीकरण का क्रम है। ठीक है। और एक चीज और है, इसमें कुछ 4 जो एनिमल्स हैं उनके 4 केवल जंतुओं के या 4 चीजों के केवल इसमें वर्गीकरण दे रखे हैं। वो 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिनमें से आपके फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चंस बनते हैं, और वो जो 2 टॉपिक हैं इन 2 टॉपिकों के अकॉर्डिंग इसमें से एक या 2 नंबर के टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें इस टॉपिक के अलावा एक टॉपिक और है, 1 नंबर का तो ये आपका कैलोलेस नीलियस का क्वेश्चन, ये वर्गीकरण का एक क्रम। एक और है, इसमें क्या है, 4 नाम दे रखे हैं जिनका पूरा क्रम दे रखा है। होमोसेपियन मनुष्य का पूरा वर्गीकरण, घरेलू मक्खी जिसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, एक गेहूं का वर्गीकरण इसके अंतर्गत दे रखा है, और एक शायद मच्छर का दे रखा है। इस आम का 4 हो गए। ठीक है ना, आम का है, मनुष्य का है, घरेलू मक्खी और गेहूं। इस प्रकार 4 इन्होंने वर्गीकरण आपके चार्ट एक दे रखा है, उस चार्ट में इनका पूरा क्रम दे रखा है, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और स्पीशीज। इस तरीके से पूरा नामकरण दे रखा है, और इस नामकरण के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया। अब जैसे मैं मनुष्य का बताती हूँ आपको, जनरली तौर पर मनुष्य का मैंने आपको बताया होमोसेपियन इसका नाम है, तो सेपियन इसकी प्रजाति है, होमो इसका वंश है, और कुल होमिनिडी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है। होमिनिडी से इसका जो कुल है और इसकी जो गण है होमिनिडी। फिर वर्ग आता है स्तनधारी, फाइलम जो आता है वो जंतु जगत कॉर्डेटा का आता है, और फिर ये जंतु जगत। इस तरीके से इसका वर्गीकरण दिया हुआ। ऐसे वो 4 एनिमल्स का वर्गीकरण आपके सिलेबस में, इतना ही आपके फर्स्ट चैप्टर में है। इस फर्स्ट चैप्टर के अलावा इसमें इन वर्गीकरण के बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपके सुविधा के लिए हैं, जिसके आधार पर वर्गीकरण का जो क्रम है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इजी, कुछ हेल्पिंग कीज दे रखी हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे किसी भी चीज को हमको अगर स्टडी करनी है उसका वर्गीकरण के क्रम की, तो हम कुछ पॉइंट्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जिसमें से वर्गीकी की सहायता के लिए, जैसे हर्बेरियम फाइल। अब ये मैं आपको जो टॉपिक है ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि आज की क्लास के लिए आपको जो इतना मटेरियल मैंने आपको पढ़ाया है आज, इसको आपको एक बार घर पे स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए आप अपनी बुक जो मेन जो आपकी बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें फर्स्ट चैप्टर आप स्टडी करोगे तो आपको ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। ठीक है। आज की क्लास इतनी ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो कीज यूज की जाती हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू।